देश में है तो मॉनसून का मौसम, लेकिन इट्स क्वाइट लिटरली रेनिंग प्रोटेस्ट। सिर्फ क्योंकि प्रोटेस्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अनगाइडेड वायलेंस पुलिस साइड से हो, कि पुलिस बर्बरता और नहीं की जाएगी और जो बच्चे आंदोलन में आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं किया जाएगा, एफआईआर हो तो उसे विड्रॉ किया जाएगा। कोई सरकार आश्वासन देती है तो वो आश्वासनबद्ध होती है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, बिहार में तो हमने देखा AK-47 तक चला दी गई। आज की तारीख में भारत में हमारे नागरिकों का हमारा अधिकार क्या है प्रोटेस्ट करने का? पुलिस वाले का भी अधिकार वही है जो आम नागरिक का है। अगर आप मुझे मारने आए तो मैं डिफेंड तो कर सकता हूँ। क्या मामला उस हद तक बड़ा था कि आपको पैलेट गन्स की ज़रूरत पड़ी या किसी को इशू करने की ज़रूरत पड़ी? और अगर इशू भी हुए तो पैलेट गन चलाने की आदेश किसने दी? तो उसे तोड़ने के लिए इतनी वायलेंस पुलिस साइड से, ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। तो यहाँ इतने जो हजारों की तादाद में अलग अलग राज्यों से बच्चे आए थे, अगर उनके साथ आज की तारीख में ऐसा कुछ हो रहा हो कि परिवार को डराया जा रहा है या उनको नामजद किए जाने की बात की जा रही है, क्या विकल्प हैं इन लोगों के पास? नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। देश में है तो मॉनसून का मौसम, लेकिन इट्स क्वाइट लिटरली रेनिंग प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट के साथ ही बहुत सारे अहम सवाल उठाए जा रहे हैं एक भारतीय नागरिक के प्रदर्शन के अधिकार को लेकर। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ जरूरी टिप्पणियां सोमवार को सुनने को मिली और जो पुलिस की बर्बरता से जुड़े हुए तमाम पिटीशंस हैं उनको क्लब करके मंगलवार को सुनने की बात कही गई। तो आज इन मामलों की सुनवाई होगी, लेकिन हमारे साथ संजय हेगड़े जी हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनसे हम बहुत सारे अहम मसलों पर बात करेंगे जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। संजय जी, सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि कल जिस तरीके से जो टिप्पणियां आईं जब कहा गया कि हम इन मामलों को कल सुनेंगे, सीजेआई सूर्यकांत ने उन्होंने बहुत ज़रूरी बातें कही कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज एब्सोल्युटली गारंटीड, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, मियरली बिकॉज देयर इज एन एजिटेशन कैन नॉट जस्टिफाई पुलिस एक्सेस। पहले तो ये बताइए कि जब इस तरह की बातें टिप्पणियों के जरिए आती हैं, क्योंकि हम काफ़ी बार देखते हैं रूलिंग्स में डिफरेंस होती है, ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस होती हैं, लेकिन इनकी इम्प्लीकेशंस कैसे पढ़ा जाए? इम्प्लीकेशंस तो कोई खास होते नहीं हैं, पर एक हमें अंदाज़ा लगता है कि कोर्ट क्या सोच रही है। कोर्ट के सामने तो सिर्फ यही सवाल था कि मामला कब सुनाया जाए। तो अभी ट्यूसडे के लिए जब रख रहे थे तो अगर किसी ने कह दिया कि नहीं ये प्रोटेस्ट के तहत ये बहुत वायलेंस हुई है, दोनों साइड से हुई है वगैरह, तो तब चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि सिर्फ क्योंकि प्रोटेस्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अनगाइडेड वायलेंस पुलिस साइड से हो। तो अब देखते हैं सुनवाई में आज क्या होता है। देखिए, दर्शकों को याद दिला दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जब खत्म हुआ, सोनम वांगचुक ने उसके पहले जब अपना आमरण अनशन तोड़ा, तो बार बार इन्होंने कहा कि जो आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि पुलिस बर्बरता और नहीं की जाएगी और जो बच्चे आंदोलन में आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं किया जाएगा, एफआईआर हो तो उसे विड्रॉ किया जाएगा। सर, पहले तो ये बता आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बातें की गई, अब ये आश्वासन है, ये लीगली बाइंडिंग बातें तो है नहीं। सीजेपी ने इस आश्वासन पर जो है अपने प्रोटेस्ट को विड्रॉ किया, लेकिन क्या सीजेपी के लिए भी मुमकिन है कि राज्य भर में अलग अलग जो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस क्या व्यवहार कर रही है प्रदर्शनकारियों के साथ में, क्या उस पर सही में किसी तरीके से कानूनी कार्रवाई करते रहा जाए, उसका नियंत्रण रखा जाए? देखिए, सीजेपी तो सिर्फ एक मूवमेंट है, कोई लीगल पर्सन नहीं है। लीगल पर्सनैलिटी जो कहते हैं कोई वैसा कुछ है नहीं। पर अगर कोई सरकार आश्वासन देती है तो वो आश्वासनबद्ध होती है। तो अगर ये कहे कि भाई केंद्र सरकार नहीं करेगी, पर हमारे जो सरकारें राज्यों में है वो खुद अपने आप अपनी मनमर्जी करेंगे, तो फिर कोई उनका बात नहीं मानेगा, तो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर केंद्र सरकार राज्यों से भी आवेदना करे
कि प्रोटेस्टर्स पर और एफआईआर न ठोपा जाए और जो एफआईआर्स है वो विड्रॉ कर ले। तो कोई कारण नहीं है कि स्टेट्स ये हिदायत ना माने। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, बिहार में तो हमने देखा AK-47 तक चला दी गई थी 25 जुलाई को हुए पूरे आंदोलन में। हालांकि उसमें उस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है जो पुलिसकर्मी दिखाई पड़े थे AK-47 लेकर। आज की तारीख में भारत में हमारे नागरिकों का हमारा अधिकार क्या है प्रोटेस्ट करने का सर? देखिए, ये संविधान में तो लिखा है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी आप बगैर हथियार ले एक साथ तो इकट्ठा तो हो ही सकते हैं। हाँ, कभी कभार उसमें जो पुराना 144 CRPC लग सकता है कि नहीं आज मत कीजिएगा, पाँच से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और जब अगर वो ऑर्डर माना ना जाए तो आपको गिरफ्तार करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। पर इन सब में पुलिस को बेवजह वायलेंस पे उतर आने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस वाले का भी अधिकार वही है जो आम नागरिक का है। अगर आप मुझे मारने आए तो मैं डिफेंड तो कर सकता हूं, पर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं सोचता हूं कि आप मारने वाले हैं और इसके कारण मैं पहले मारूं। वो तो बिल्कुल किसी के पास अधिकार है नहीं। तो अभी जो सारे वीडियोस दिख रहे हैं उसमें तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बगैर किसी की शस्त्र या बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर बिल्कुल बेरहमी से मारना पीटना, ये तो कानून हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो इंसिडेंट्स हुए हैं दिल्ली में, तो आज पैलेट्स भी चले, जो तस्वीरें हम कभी कश्मीर में देखते हैं, मणिपुर में देखते हैं, वो जिस तरीके से दिल्ली में चली सर जी, क्या उसको लेकर ये, क्योंकि राहुल गांधी विपक्षी नेता कह रहे थे कि भाई RAF दिल्ली पुलिस वाले भी जो है माफी मांगे, उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्या ये मुमकिन है कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? ये मांगों पर आगे क्या होना चाहिए काम? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। RAF को भी तो पूछना चाहिए भाई किसने ये पैलेट गन्स इशू किसने करवाए थे। क्या मामला उस हद तक बड़ा था कि आपको पैलेट गन्स की ज़रूरत पड़ी या किसी को इशू करने की ज़रूरत पड़ी? और अगर इशू भी हुए तो पैलेट गन चलाने की आदेश किसने दी? या वो इकलौता जो कांस्टेबल या ऑफिसर था उसने अपनी ही मर्जी से पैलेट गन चलाया था? ये तो बिल्कुल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर लोगों को लगता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में न्याय नहीं हो रहा है तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो होना चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, अगर सुप्रीम कोर्ट भी एक्सप्लेनेशन पूछे भैया क्या हालात थे कि आपको पैलेट गन उठा के लाना पड़ा, और वो भी कनॉट प्लेस में। और सबने अपने नेम टैग्स भी हटा दिए थे, वैसे अलग अलग बातें कही जा रही हैं उसको लेकर। बिल्कुल नेम टैग, बगैर नेम टैग्स और डंडे मारना, पैलेट गन चलाना, ये तो बिल्कुल एक्सेस हुआ है। और ऐसा आप किससे लड़ रहे थे? आप कोई लश्कर तैयबा से लड़ रहे थे? आप तो सिर्फ अपने ही बच्चों से लड़ रहे थे। यहीं के जो बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रहा है, जिन्हें उसके बाद रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सब इकट्ठा हुए थे सिर्फ सॉलिडारिटी में जुलाई 20 पे। वो तो अपना समर्थन दिखाना चाहते थे, ये जो मार्च टू पार्लियामेंट में था। तो उसे तोड़ने के लिए इतनी वायलेंस पुलिस साइड से, ये तो बिल्कुल नाजायज है। सर, जो 20 जुलाई को जिस तरीके से हमने देखा, हजारों की तादाद में बच्चे आए, युवा आए, क्लास 11-12 के बच्चे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे थे। ये जो कांस्टेंट आजकल हर जगह फेशियल रिकग्निशन हो रही है, फेशियल सर्वेलेंस हो रही है, कई जगह खबरें आई कि बहुत सारे वॉलंटियर्स के घर पर पुलिस जाकर पूछताछ कर रही थी उनके बारे में। ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक इंटिमिडेट करने के लिहाजे से ही किया जा रहा था कि पुलिस तो कह रही है हम ड्यू प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन आप जाकर अगर लोगों को, और ये किस तरीके का डर बिठा देता है एक समाज के मन में? लॉ में एक मुहावरा है, चिलिंग इफेक्ट।
आप लोगों को दिमाग को इतना ठंडा कर देते हैं कि डर बैठ जाए। अगर आपके घर पे कोई पुलिस वाला आता है कि आप वहाँ जंतर मंतर गए थे, आपका तो यहाँ फ़ोटो निकला है, तो ना सिर्फ आपके घर से कोई और नहीं निकलेगा, पर पड़ोसी के घर से भी नहीं निकलेगा। ये जो अगर किसी का फ़ोटो आ जाता है पर कोई हिंसा तो कार्रवाई में दिखाई नहीं दे रहा है, तो पुलिस वाले का क्या काम है लोगों के घर चले जाना? ये तो बिल्कुल इंटिमिडेशन है। और ये सिर्फ दिखाना है कि अगर आप आ जाओगे तो केस और बना देंगे, आपके कॉलेज में बाधा आएगी, आपके पासपोर्ट में बाधा आएगा। ये सब एक डर का माहौल पैदा करने के लिए ही ऐसी कार्रवाई किया जा रहा है। सर, तो ऐसे में नागरिकों के सामने ऑप्शंस क्या है? जैसे आपने कहा कि सीजेपी कोई लीगली बाइंडिंग कोई बड़ा कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं, एक मूवमेंट है। अब सीजेपी भी कह रहा है कि हम लोगों ने एक पोर्टल लॉन्च किया है कि अगर आप लोग के साथ इस तरह से कानूनी जो है बदतमीजी हो रही है या आपको डराया धमकाया जा रहा है, आप अपनी आवाज को पहुंचाइए, लेकिन वो भी वॉलंटरी एट द एंड ऑफ द डे लॉयर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अलग अलग राज्यों में। जी। और हर आम इंसान के पास ना वो कानूनी जानकारी है, ना वो क्षमता है कि वो जाकर पुलिस की कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दे। तो यहाँ इतने जो हजारों की तादाद में अलग अलग राज्यों से बच्चे आए थे, अगर उनके साथ आज की तारीख में ऐसा कुछ हो रहा हो कि परिवार को डराया जा रहा है या उनको नामजद किए जाने की बात की जा रही है, क्या विकल्प है इन लोगों के पास में? सर, नहीं, इनका विकल्प तो सिर्फ कोर्ट्स ही है। और आज की तारीख में वकीलों की कमी है नहीं, क्योंकि ये भी देख लीजिएगा, पुलिस वालों को ये देखना चाहिए कि कितने सारे लॉ कॉलेजेस बने हैं, कितने सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे अभी लॉयर्स बने हैं। जो सब पहले इंजीनियरिंग में जाते थे वो लॉयर बन गए। अब मौका और वक्त उनका है। तो बहुत सारे वकील है, मैं जानता हूँ इन प्रोटेस्ट में भी, जो वहाँ खुद साइट पे थे, पुलिस स्टेशंस में थे, लोगों को यहाँ पुलिस स्टेशन से निकाल रहे थे। ये थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर अगर पुलिस डराती है तो उपाय है, और उपाय कानूनन ही है। ये बड़ी आयरनी वाली बात है जो आपने अभी बात कही, क्योंकि सीजेआई साहब का जो ओरिजिनल कमेंट था, जहां उन्होंने युवाओं को कॉकरोचेस कहा, बेरोजगार कहा, फिर बाद में कहा कि मैंने तो उन एडवोकेट्स के खिलाफ कहा जो फर्जी डिग्रियां लेकर जो है आकर कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब से लेकर अभी तक जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, सर, इसे आप भारत की लोकतंत्र के संदर्भ में कैसे देखते हैं? लोकतंत्र के संदर्भ में मैं तो यही देखता हूँ, जैसे राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल नहीं रुकती। अगर, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब सड़कें खामोश रहते हैं तो संसद आवारा होता है। ये आवारापन जो इंस्टीट्यूशंस का है, उसको रोक लगाने के लिए हमारे बच्चे उठ खड़े हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, खास करके जो पिछले 12 सालों में जवाबदेही नहीं बिल्कुल थी। मैं पिछले 12 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये टर्निंग पॉइंट उतना ही अहम है जैसे 1974 में जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, वहाँ के हॉस्टल के रेट्स के बारे में, और वहाँ से फिर पटना चला गया था और संपूर्ण क्रांति का ऐलान हुआ था जयप्रकाश नारायण जी से, या बाद में आप वीपी सिंह की जो आंदोलन चली थी, या फिर बाद में आम आदमी वाली ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली जो आंदोलन चली थी, कि इस देश में हमारी पॉलिटिक्स भी जो चलती है, बहुत वक्त तक पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, पर कभी कभार ऐसे आंदोलन आते हैं, ऐसे वक्त आते हैं जब पुराने जो पॉलिटिक्स है वो बिखर जाता है और नया पॉलिटिक्स उभर आता है। सर, लेकिन ऐसे में अगर हम देखें हाल के दिनों में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए, किसान आंदोलन तो खैर शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर बहुत सस्टेन्ड और एकजुट प्रोटेस्ट बनकर रहा, रेस्टलेस प्रोटेस्ट हो, एयर प्रदूषण के प्रोटेस्ट हो, दिल्ली के बाहर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोटेस्ट हो,
इन सबको बहुत हाई यूज ऑफ फोर्स के साथ में जो है डिस्पर्स कर दिया गया जी बिल्कुल। जगह जगह पर। तो प्रोटेस्ट करना ही जो है अपने आप में, आज की तारीख में आप इंडिया गेट के सामने पूरा का पूरा निर्भया जो प्रोटेस्ट था वो इंडिया गेट के सामने हुआ था, कैंडल लाइट मार्चेस होती हैं। आज हर दफा यही कहा जाता है कि नहीं डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जी, सिर्फ जंतर मंतर पर ही है जी, इतना वक्त ही है जी, लेकिन वो तो क्या वो इनहेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहा टू द स्पिरिट ऑफ प्रोटेस्ट? आप परमिशन ले लेकर प्रोटेस्ट थोड़ी ना करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर परमिशन लेके कर रहे हो तो आप तो परमिटेड प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो हमारे रामायण में भी अगर आप देखें तो एक कोप ग्रह होती थी, कई वहाँ जाके बैठ गई थी। तो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट तो हो सकता है, पर अगर उस डेजिग्नेटेड स्पॉट पर कोई सुनवाई के लिए कोई नहीं आता है तो उसका क्या औचित्य रहता है? तो अगर हमें कोई सीख लेना है, कुछ ऐसा ना कीजिएगा कि प्रोटेस्टर के को ऐसा ना लगे कि कोई विकल्प नहीं है। आइए लोगों की बात सुनिए, तभी ही जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और एक सरकार अच्छी तरीके से चल सकती है जो जनहित में चलती है। सर एक आखिरी सवाल, हाइपोथेटिकली अगर ये जो लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, अगर ये बंद नहीं होता है, सिलसिला जारी रहता है, और देश में तमाम दूसरे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी गुस्सा जो है वो आज देखने को मिलती है, आपको लगता है कि ये फिर से मुमकिन हो पाएगा युवाओं का इसी तरीके से लौटकर, या आप सरकार भाई आप जंतर मंतर को भी बंद कर देगी वापस से? सीजेपी का भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है इसकी एक इलेक्टोरल भविष्य भी हो सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, वो तो मैं तो सीजेपी के साथ का कोई सदस्य नहीं हूँ, ना कि उनके थिंकिंग के बारे में पता है, तो मुझे पता नहीं है कि वो पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे। पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर इस वक्त कोई गलत काम किया जाए या बहुत सख्ती से अगर सरकार नज़र आए, तो सिर्फ वो फैज साहब का जो एक नज़्म एक मिसरा है कि यूं ही हमने खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं ना अपनी जीत नहीं। चलिए, बहुत ज़रूरी बातें हैं और सबकी नज़रें जो हैं आज बनी हुई होंगी कि कोर्ट में आगे क्या तय किया जाता है, जो अलग अलग पिटिशंस आ रहे हैं। और ज़रूरी है कि एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जब होता है समाज सरकार के बीच में, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, संसद में हम देख रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सत्र में कोई डायलॉग का कोई स्कोप नज़र नहीं आता, उसमें से आंदोलन का जन्म होता है। और अगर आंदोलन के बाद आप अपने दिए हुए आश्वासनों से इतने जल्दी मुंह मोड़ने लगे तो फिर आप सबसे ज़्यादा विश्वासघात करेंगे अपने ही नागरिकों के साथ जो आपको चुनकर ऊपर तमाम सत्ता तक पहुंचा रही है। बहरहाल संजय हेगड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। नमस्कार।